महिला उम्मीदवारों की भी लिस्ट बीजेपी ने जारी की है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो 6 जगहों पर जो सिटिंग एमपीज़ है, उनकी जगह पे जो नए चेहरे हैं, वो क्या है? जो सबसे पहला जो नाम है जिसका जो टिकट कटा है, वो है डिंडोरी से हरीशचंद्र चौहान। वहाँ पर अब भारती पवार उनके जगह पर लड़ेगी। पुणे से अनिल शिरोडे, इनका जो टिकट है वो कट किया गया है, उनका टिकट काटा गया है और उनके जगह पर अब गिरीश बापट वहां से चुनाव लड़ेंगे। तीसरी जगह है जालगांव से, वहां पर एटी नाना पाटिल जो कि सिटिंग एमपी है, उनका टिकट कट गया है और वहां से स्मिता वाघ को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। चौथी जगह है सोलापुर, यहाँ से शरद बंसोड़े नामक एमपी है, सीटिंग एमपी बीजेपी के, और उनकी जगह पर जय सिद्धेश्वर स्वामी को उतारा गया है मैदान में। पांचवी जगह है अहमदनगर से दिलीप गांधी नामक एमपी को जो है वहाँ के सिटिंग एमपी, उनकी टिकट काटी गई है और वहाँ से सुजय विखे पाटिल, बहुत ही बहुचर्चित ये नाम, जो कि राधा कृष्ण विखे पाटिल के पुत्र है। राधा कृष्ण पाटिल जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन थे और उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाना सही समझा। बहुत ज़्यादा उनको मनाया भी गया था। सुजय विखे पाटिल का नाम बहुत ही बड़ा धक्का था, बहुत ही बड़ा धोखा था कांग्रेस और एनसीपी के लिए। उनका कहना था कि अहमदनगर के लिए वो बहुत कुछ करना चाहते हैं और वो वहाँ पर आसानी से जीत भी जाते, लेकिन उनको वहाँ से कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिल रही थी। उनको ये उम्मीद थी कि वहाँ से उनको टिकट मिलेगी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से माहौल चल रहा था, तो सुजय विखे पाटिल ने अपनी जगह छोड़ना सही समझा। उन्होंने वो पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हुए। छठा जो नाम है वो लातूर से सुनील गायकवाड़ का है और वहाँ पर अब सुधाकर शुंगारे, उनको मौका दिया गया है बीजेपी द्वारा। तो आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि बीजेपी का ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड रूप हमें देखने को मिल रहा है 2019 के चुनाव में, क्योंकि कोई भी अपने सिटिंग एमपी का टिकट नहीं काटता, क्योंकि वो वहाँ से जीत कर आया होता है। 5 साल उसने काफ़ी सारा काम किया होता है और उसकी टिकट काटना एक बहुत ही बड़ा बोल्ड स्टेप दिखाई दे रहा है। तो 6 लोगों की जो सिटिंग एमपीज़ है, उनके टिकट बीजेपी ने काटे हैं और उनकी जगह पर नए नाम को घोषित किया है, नए लोगों को मैदान में उतारा है। साथ ही 6 महिलाओं को भी बीजेपी ने मौका दिया है। उनके जो नाम है, जो 6 सीटी पर महिला उम्मीदवार है, पहला नाम डॉक्टर हिना गावित, ये नंदुरबार से लड़ेगी। पूनम महाजन, वो तो सिटिंग एमपी है, आपको बता दें कि मुंबई से वो जीती है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल कहा जाता है, तो वहाँ से पूनम महाजन का नाम है। प्रीतम मुंडे भीड़ से, स्मिता वाघ जलगांव से, कांचन कुल बारामती से और भारती पवार जो कि डिंडोरी से, जो हाल ही में कल उन्होंने बीजेपी में शामिल हुई। तो इस तरीके से बीजेपी का जो हम माहौल देख रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बोल्ड स्टेप मैं आपको दोबारा कह दूं, क्योंकि 6 जो सिटिंग एमपी थे उनका टिकट काट दिया और नए चेहरों को मौका दिया है, नए लोगों को मैदान में उतारा है। तो ये लिस्ट थी बीजेपी की, लेकिन सबसे बड़ा जो सस्पेंस चल रहा है वो है किरीट सोमैया की सीट पर, क्योंकि शिवसेना काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रही थी, क्योंकि जो थे किरीट सोमैया, इन्होंने खुलकर शिवसेना की आलोचना की थी। बाला साहब ठाकरे तक भी वो पहुंच गए थे, तो उनकी काफ़ी आलोचना की वजह से शिवसेना ये चाह रही है कि वहाँ से किरीट सोमैया को अब टिकट नहीं दिया जाए। वहाँ पर काफ़ी सारा सस्पेंस अभी भी लगातार बरकरार है। तो ये देखना होगा आने वाले दिनों में। अभी 1 या 2 दिन में ही बीजेपी की एक और लिस्ट आएगी, तो ये बहुत ही सस्पेंस थ्रिलर बनता जा रहा है कि क्या किरीट सोमैया को वहाँ से जो है टिकट दी जाती है या उनका पत्ता कट जाता है। इसी तरीके से शिवसेना ने भी अपनी लिस्ट जारी की। उन्होंने 21 नामों की लिस्ट अब तक जारी की है, जिसमें से जो मौजूदा 17 एमपीज़ है उनकी टिकट बरकरार रखी है। एक एमपी है रविंद्र गायकवाड़, जिन्होंने जो एयर इंडिया के एक स्टाफ को चाटा मारा था, बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे। बाद में उन पर बहुत सारी कार्रवाई की भी मांग की गई थी, तो उनका टिकट शिवसेना ने काट दिया है। लेकिन पालघर के ऊपर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। 4 जगहों पर कौन उम्मीदवार होंगे, किसको टिकट दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इस पूरे मामले पर हमने एक रिपोर्ट भी बनाई है, आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को।
लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, पर शिवसेना ने उस्मानाबाद लोकसभा सीट से अपने मौजूदा सांसद रविंद्र गायकवाड़ का टिकट काट दिया गया है। रविंद्र गायकवाड़ साल 2017 से एयर इंडिया विवादों के चलते काफी सुर्खियों में आए थे, जिनमें उनके ऊपर एयर इंडिया कर्मचारियों से बदसलूकी का आरोप लगा था, जिसके बाद एयर इंडिया और दूसरी एयरलाइंस ने गायकवाड़ की यात्रा पर पाबंदी लगा दी थी। शिवसेना ने कुल 21 नामों की सूची जारी की है, जिनमें 17 मौजूदा सांसदों को टिकट दिया गया है और 4 नए लोग हैं। दक्षिण मुंबई से हैं अरविंद सावंत, दक्षिण मध्य मुंबई से हैं राहुल शेवाले, उत्तर पश्चिम मुंबई से हैं गजानन कीर्तिकर, ठाणे से हैं राजन विचारे, कल्याण से श्रीकांत शिंदे, रायगढ़ से आनंद गीते। लेकिन सातारा और पालघर लोकसभा सीट पर सस्पेंस अभी बरकरार है। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें बीजेपी 25 और शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। चुनाव 11 अप्रैल से शुरू होकर 19 मई तक चलेंगे। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि महाराष्ट्र की रणनीति की सारी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दे दी है। 2014 में बीजेपी शिवसेना राज्य में 48 से 41 सीटों पर जीतने में कामयाबी हुई थी। कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। शिवसेना की 4 सीटों पर अभी भी सस्पेंस लगातार बरकरार है। वहां से किसको टिकट दिया जाएगा, कौन मैदान में शिवसेना की तरफ से लड़ेगा, वो देखने वाली बात होगी। शिवसेना महाराष्ट्र में 23 सीटों पे, जबकि बीजेपी 25 सीटों पे लड़ेगी। कुल 48 सीट्स है। और जो बीजेपी की सबसे अहम जगह है कि किरीट सोमैया को टिकट मिलती है कि नहीं, या उनकी जगह पर किसी और को मौका दिया जाता है। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में आज आडवाणी को एक नसीहत दी है। उनका ये कहना है कि 92 साल के जो आडवाणी है, उन्हें खुद ही अपना पद छोड़ देना चाहिए था। हर किसी के ज़िंदगी में एक ना एक दिन आता है जब उनको रिटायरमेंट लेना पड़ता है, उनको एक हालात देखने पड़ते हैं, माहौल देखना पड़ता है, जिसके बाद उन्हें खुद ही रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। जब कोई आपको फोर्सफुली, मतलब जबरन आपकी जगह ले ले, आपको रिटायर्ड कर दे, आपको स्टेप डाउन कर दे, तो ये थोड़ा बहुत अपमानित होता है। उससे अच्छा यही है कि आप हालात को समझे और खुद ही रिटायरमेंट ले ले। शिवसेना के मुखपत्र सामना में यही नसीहत आडवाणी को दी है कि इतने लंबे समय से वो पार्टी में बने हुए हैं, अब ऐसा टाइम आ गया था कि उनको रिटायरमेंट खुद ही लेना चाहिए था। इसकी जगह पे जैसे उनको पार्टी से ये ऑर्डर आया, पार्टी ने ये फैसला लिया कि उनको अब बिठा देना चाहिए, उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए था, उन्हें खुद ही रिटायरमेंट लेना चाहिए था। लेकिन इस पर जो बड़ी बात मुखपत्र सामना में लिखी गई है कि आडवाणी की बहुत ज़्यादा तारीफ भी की गई है। उन्होंने कहा कि आडवाणी और वाजपेयी की जोड़ी जैसे राम और लक्ष्मण की जोड़ी थी। उन्होंने एनडीए और ख़ास तौर पे बीजेपी को बहुत ही ऊंचाई तक लेके गए, और आडवाणी मानो एक भीष्म पितामह के रूप में है। और साथ ही उनका ये कहना है कि वाजपेयी जी की मृत्यु के बाद एल.के. आडवाणी बिहाइंड द कैमरा चले गए, वो पर्दे के पीछे चले गए, जिसके बाद ये जोड़ी जो थी वो साइड हट गई, और उस पर जो नई जोड़ी आई वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। जिस तरीके से एल.के. आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी काम करते थे, उसी तरीके से अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह काम कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि एल.के. आडवाणी का मार्गदर्शन उनके लिए हमेशा बना रहेगा, और वो एक भीष्म पितामह के रूप में वो हमेशा उन पर उनकी कृपा बनी रहेगी। और उन्हों का जो योगदान है बीजेपी और एनडीए के लिए, ऐसा योगदान कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की भी बहुत सारी आलोचना की कि जिस तरीके से वो एल.के. आडवाणी पर तंग खींच रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने जो लीडर्स थे उनके लिए क्या किया, वो भी देखने वाली बात है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि नरसिम्हा राव, जिन्होंने कांग्रेस को बुरे वक्त के टाइम बहुत सहारा दिया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उनको अपमानित किया। उनका ये भी कहना था कि मनमोहन सिंह ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था, जिसको राहुल गांधी ने भरी सभा में उस ऑर्डिनेंस का पेपर सबके सामने फाड़ दिया। तो वो एल.के. आडवाणी के बारे में ना ही बात करे तो बेहतर होगा। बढ़ते हैं हमारी आखिरी खबर की ओर, जो कि है गिरते हुए जेट एयरवेज की ओर। जेट एयरवेज बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रेस्टिजियस एयरलाइंस मानी जाती थी, और उसमें ट्रैवल करना एक रईसी भी माना जाता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जेट एयरवेज की हालत बहुत ही ज़्यादा
बिगड़ती जा रही है। एक चौथाई हिस्से पर अब जेट एयरवेज सिमट गया है। आपको बता दें 600 से ज़्यादा उनकी डेली फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करती थी, लेकिन अब वो सिर्फ 120 फ्लाइट्स ऑपरेशन पर सिमट चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक चौथाई पर जेट एयरवेज अब सिमट चुका है। नरेश अग्रवाल की ये पूरी जो जेट एयरवेज की कंपनी है वो बहुत ही ज़्यादा बुरे वक्त से गुजर रही है। इसकी जो शुरुआत थी वो 4 महीने पहले हुई थी, जब बहुत सारी जो उनकी सेवाएं थी वो रद्द किए जा रहे थे। जेट एयरवेज एक अकेली ऐसी एयरलाइंस थी जो आपको मुफ्त में खाना भी प्रोवाइड करते थे, लेकिन हाल ही में 2 महीने पहले उन्होंने ये जो मुफ्त में खाना देते थे उसे बंद कर दिया था। साथ ही उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने जेट एयरवेज को बुरे वक्त में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उनको 3 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिल रही थी, लेकिन उन्होंने कभी ये बात बाहर नहीं रखी। उन्होंने सोशल मीडिया या मीडिया में ये बात नहीं रखी कि उनको अपनी एयरलाइंस पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा था। लेकिन ये हालात ज़्यादा बिगड़ते गए। कई सारे जो फ़्लाइट ऑपरेशंस थे जेट एयरवेज़ के वो बंद करने गए। आपको बता दें कि जेट एयरवेज़ की जो मेजर इनकम थी वो मुंबई, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, यहाँ से उनकी जो फ़्लाइट्स सऊदी कंट्रीज़ में जाती थी और साथ ही बैंकॉक और थाईलैंड में जाती थी, तो वहाँ से उनकी जो इनकम थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब इन सभी फ़्लाइट ऑपरेशंस को रद्द कर दिया गया है। साथ ही जेट एयरवेज़ की एक और सर्विसेज थी जेट लाइट, वो भी ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। कई सारे जो विमान है उसका किराया नहीं भरा जा रहा है, तो अब उन विमानों की भी ग्राउंड कर दिया गया है, यानी कि वो अब सेवा में नहीं है। और लगभग ये जो हाल है वो 30 अप्रैल तक रहेगा, ऐसा हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। आपको बता दें कि जेट एयरवेज़ को बेल आउट करने की बहुत सारी कोशिश कर दी। एक सऊदी की एक एयरलाइंस कंपनी है जिन्होंने एक बात रखी थी कि वो जेट एयरवेज़ को ख़रीद लेगी, वो जेट एयरवेज़ को टेक ओवर कर लेगी, लेकिन वो बात बनी नहीं और वो पूरा जो बिज़नेस था वो फेल हो गया। जेट एयरवेज़ को ये भी लगा कि सरकार शायद उनको बेल आउट करेगी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात दिखती नज़र नहीं आ रही। अगर जल्द ही कोई एयरलाइंस इनको टेक ऑफ ना करे या सरकार इनको बेल आउट ना करे तो जेट एयरवेज शायद बंद भी हो जाए। तो मुंबई तक की इस मॉर्निंग लाइव बुलेटिन में इतना ही। आज कांग्रेस और एनसीपी महाराष्ट्र में अपने कैंडिडेट्स के नाम घोषित करेगी। कांग्रेस और एनसीपी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। उनको एक के बाद एक बहुत ही बड़े बड़े झटके लगातार मिलते रहे। उनके जो बड़े बड़े और युवा नाम थे वो अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रही है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा और देखने वाली बात होती कि एनसीपी और कांग्रेस किन को टिकट देती है, किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है। उस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 4 बजे होनी है उसका सीधा प्रसारण आप मुंबई तक पर देखेंगे। तो मुंबई तक के इस मॉर्निंग लाइव बुलेटिन में इतना ही। मुंबई और महाराष्ट्र की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंबई तक।